AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विसरण बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ, मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए विसरण की बात करते हैं। विसरण होता क्या है? अभी जैसा कि अगली वीडियो में आपको मैंने परासरण समझाया, इस वीडियो में आपको विसरण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मात्र आप ध्यान देंगे तो आपको हो सकता हो कि चीज़ें आसान लगे। विसरण क्या होता है? तो हम कहेंगे कि जब किन्हीं दो विलयनों में एक कोई विलयन सांद्र हो और एक कोई तनु विलयन हो, तो इस क्रिया में जब सांद्र विलयन से विलायक के अणु तनु विलयन की ओर गमन करने लगते हैं, सांद्र विलयन से विलायक के अणु या फिर उसके अणु जो भी विलयन हो, उसके कोई भी अणु की बात करते हैं यहाँ पर, उसके अणु जब तनु विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं तो यह क्रिया विसरण क्रिया कहलाती है। जैसा कि आप परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि जब किन्हीं दो विलयनों में दो विलयनों में से सांद्र विलयन के अणु तनु विलयन की ओर गमन करने लगते हैं तो इस क्रिया को विसरण कहा जाता है। इस क्रिया को विसरण कहा जाता है। बात समझ में आई? अभी तो परिभाषा से ये चीज़ें क्लियर हैं। परिभाषा की बात अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरह की परिभाषाएं बहुत ही नॉर्मली मैंने लिखा हुआ है कि जब किन्हीं दो विलयनों में से सांद्र विलयन के अणु तनु विलयन की ओर गमन करने लगते हैं तो इस क्रिया को विसरण कहा जाता है। विशेष बात इसमें यह है कि जैसे परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं आपके सामने, जैसे इत्र हो गया। इत्र सेंट, अगर आप किसी बोतल से सेंट को स्प्रे करते हैं तो सेंट जो है ना तुरंत गैसीय अवस्था में बदल के वायुमंडलीय कह सकते हैं कि गैसों के साथ विलीन हो जाता है। मतलब अधिक सांद्र से कम यानी तनु विलयन की ओर उसके अणु गति करने लगते हैं। ठीक है, या करके कह सकते हैं या जल वाष्प। जल का जो वाष्प बनने की क्रिया है वो जल अधिक सांद्र विलयन होता है वायुमंडल में उपस्थित गैसों की तुलना में, और जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं उसका जो अगर तनुता देखा जाए तो जल की अपेक्षा कम होता है। इसलिए कह सकते हैं कि अधिक सांद्र वाले विलयन का अणु जब तनु विलयन के साथ मिलने लगता है, अर्थात सांद्र विलयन के अणु तनु विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं, तो यह विसरण की क्रिया कहलाती है। डॉट 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 आदि भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा विसरण की क्रिया। बात क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि आपको विसरण समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो परासरण और विसरण की क्रिया में अंतर। ठीक है, परासरण और विसरण की क्रिया में अंतर क्या क्या होते हैं हम इनको समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम इसको मिटाने जा रहे हैं। परासरण और विसरण की क्रिया में अंतर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। परासरण और विसरण की क्रिया में क्या क्या अंतर होते हैं। परासरण की क्रिया आप
देख चुके होंगे अगले वीडियो में। और विसरण क्रिया को अभी मैंने बताया, उसमें कुछ विशेष पॉइंट था कि विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, एक तरफ हम कर देते हैं परासरण और एक तरफ कर सकते हैं विसरण। ठीक है, अगर हम परासरण की पहली स्थिति की बात करें तो परासरण में हम लिखेंगे परासरण में या परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, विलयन की ओर होती है। परंतु अगर हम विसरण की क्रिया में बात करें, विसरण की क्रिया में बात करें तो विसरण की क्रिया, सॉरी इसमें पहला ही नंबर आएगा। विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है, विलयन की ओर होती है। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें इसमें परासरण में, तो कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता, परासरण क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। परंतु अगर विसरण की क्रिया देखी जाए तो विसरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की क्रिया में, क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ विशेष इसके अंतर के रूप में माने जाते हैं। ठीक, और आप चाहें तो इसको आप याद करके और एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और हम विशेष रूप से एक आध और क्रियाएं होती है इसमें। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका तीसरा अंतर है, चलिए तो तीसरे अंतर की बात करें तो परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया द्रव में, द्रव में होती है। विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया द्रवों तथा गैसों में भी हो सकती है, हो सकती है। और एक और छोटा सा इसमें अंतर लिख सकते हैं, चौथे नंबर पे मान लीजिए इसका एक और अंतर लिख सकते हैं। परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है परंतु विसरण क्रिया को नहीं रोका जा सकता है। परासरण की क्रिया को, क्रिया को रोका जा सकता है, परंतु अगर विसरण की क्रिया देखी जाए तो विसरण की क्रिया नहीं रोकी जा सकती है। विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया, क्रिया को नहीं रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है,
बात क्लियर हुई? तो इतने अंतर इसमें पर्याप्त हैं, आप आसानी से कर सकते हो। अगर चाहें तो आप एक अंतर में उदाहरण भी लिख सकते हैं कि इधर क्या हो सकता है उदाहरण और इधर क्या हो सकता है उदाहरण। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। ठीक, परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। हाँ, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, परासरण दाब क्या होता है। परासरण की क्रिया हमने समझाया कि जब किन्हीं दो विलयनों को, एक सांद्र विलयन हो और एक तनु विलयन हो, उन दोनों विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है, तो तनु विलयन के विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। तो यह क्रिया परासरण की क्रिया कहलाती है। यह क्रिया जैसे जैसे होती रहती है, परासरण क्रिया लगातार चलती रहती है। जब इस क्रिया को रोकने के लिए, जब इसी क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना हम दाब लगाते हैं, जिसके कारण यह क्रिया रुक सके, तो जितना हम दाब लगाते हैं तो इस दाब को ही परासरण दाब कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे कि जैसे ही हम एक पात्र लेते हैं और इसमें हम अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा दो विलयनों को, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन को पृथक करके रखते हैं। इधर मान लेते हैं कि ये हमारा तनु विलयन है और इधर हमारा सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन में अणु बहुत पास पास होंगे और ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन, और ये हमारा तनु विलयन है। बीच में हमारी एक झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिनसे होते हुए ये जो आप देख रहे हो लाल रंग के अणु, इसके विलायक के अणु इस झिल्ली से पार करके और सांद्र विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। जैसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा इन दोनों विलयनों को पृथक करते हैं, परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इसी क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना दाब डाला जाता है या लगाया जाता है, जिसके कारण परासरण की क्रिया रोकी जा सके, तो इस दाब को ही परासरण दाब कहा जाता है। तो इसी को परिभाषा के स्वरूप हम लिखते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब किन्हीं दो विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो सांद्र नहीं, पहले तनु करते हैं। तनु विलयन के विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से
से होकर गमन करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहा जाता है। परासरण की इस क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को ही परासरण दाब कहा जाता है। बात क्लियर हुई? देखिएगा एक बार फिर से मैं शुरू से समझा देना चाहता हूँ चित्र के साथ कि सबसे पहले हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में दो विलयन लिया, एक सांद्र विलयन और एक तनु विलयन। इस दोनों विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया। देख लो अब बीच में मैंने इसको अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया हुआ है। तो जब इसको हमने पृथक किया तो जो तनु विलयन के विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य को पार करके सांद्र विलयन की ओर गति करने लगे। ठीक, तो जब ये गति करने लगे तो इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण की क्रिया। इस क्रिया को रोकने के लिए, यह क्रिया न हो इसको रोकने के लिए हम सांद्र विलयन पर अलग से बाहर से दाब डालते हैं। जब दाब डालेंगे तो दाब का वह मान जिस पर यह क्रिया होनी बंद हो जाती है, यानी कि परासरण क्रिया न हो, इसके लिए जो बाहर से दाब डाला जाता है इस दाब को ही परासरण दाब कहा जाता है। बस यही इसकी परिभाषा है और उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे इसको कि परासरण दाब क्या होता है और किस विलयन पर परासरण दाब लगाया जाता है। तो नोट में मैं ये पॉइंट लिखवा दूं आपको। नोट में परासरण दाब में या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर, किस विलयन पर? सांद्र विलयन पर दाब डाला जाता है। दाब डाला जाता है मतलब जिधर सांद्र विलयन होगा आप उस सांद्र विलयन पर ही दाब डालेंगे तभी परासरण की क्रिया रुकेगी, अन्यथा की स्थिति में अगर तनु विलयन पे दाब डालेंगे तो परासरण की क्रिया नहीं रुक सकती। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्युत्क्रम परासरण। रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण क्या होता है? जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण होने की क्रिया या विपरीत, जिधर से परासरण क्रिया हो रही थी उसके विपरीत होने वाली परासरण की क्रिया को व्युत्क्रम परासरण की क्रिया कहा जाता है। जैसे आप कोई भी परासरण की क्रिया कर रहे हो, खास तौर से अगर हम कोई पात्र ले लिए हैं और इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली से दो विलयनों को पृथक करा रहे हैं,
एक तरफ मान लेते हैं तनु विलयन है और एक तरफ सांद्र विलयन है। तनु विलयन में अणु जो हैं वो दूर दूर होते हैं, सांद्र विलयन में अणु बहुत पास पास होते हैं। ये हमारा तनु विलयन है, तनु विलयन, और ये होता है सांद्र विलयन। ठीक है, और ये हमारा है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलिए, तो हम इस पात्र में जो भी विलयन भरे हैं उसको अर्धपारगम्य झिल्ली से हमने पृथक कर दिया। तो इस स्थिति में जो परासरण की क्रिया है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होना प्रारंभ हो जाएगी, परंतु इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम सांद्र विलयन पर बाह्य क्षेत्र से एक दाब लगाएंगे। तो एक निश्चित दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी, लेकिन दाब को जब हम बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाएंगे दाब को, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिसमें परासरण की क्रिया अब तनु से सांद्र की ओर न होकर सांद्र से तनु की ओर होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, जब किन्हीं दो विलयनों को, अब उसमें एक सांद्र होगा और एक तनु होगा, दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं, तो तनु विलयन के अणु तनु विलयन के विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इस क्रिया को परासरण क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए, सांद्र विलयन पर बाह्य यानी बाहर से बाह्य दाब डाला जाता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें परासरण की क्रिया रुक जाती है, परंतु दाब को और बढ़ाने पर परासरण की क्रिया विपरीत शुरू हो जाती है। अर्थात सांद्र से
तनु की ओर होने लगती है, सांद्र से तनु की ओर होने लगती है, होने लगती है, तो इस क्रिया को ही व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई कि नहीं? ये जो आप क्रिया देख रहे हो, इस क्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। जैसे इस पे हम दाब लगाते हैं इस सांद्र विलयन पर, तो ये क्रिया रुक जाती है एक स्थिति में, लेकिन इस रुकी हुई क्रिया में दाब की मात्रा बढ़ाने पर देखेंगे कि यही क्रिया विपरीत प्रारंभ हो जाती है, इधर से इधर की ओर, यानी सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर यह क्रिया उल्टी दिशा में शुरू हो जाती है, यानी रिवर्स शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार की क्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं कि आपको परिभाषाएं, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।